हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड हिस्ट्री हमारी चल रही थी, जिसमें हमने पहले चंद राजवंश पढ़ा, उसके बाद हम परमार राजवंश जो कि गढ़वाल का राजवंश है वो पढ़ रहे थे। इसमें हमने देख लिया था बेकेट की सूची के द्वारा कौन कौन से राजा थे, कौन कौन सी सूचियाँ हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। तो आज हम अब स्टार्ट करेंगे इनके प्रमुख राजाओं के बारे में। कौन से राजा थे जिन्होंने परमार राजवंश पर राज किया और उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, उनकी कौन कौन सी हमें ताम्रपत्र या फिर मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो चलते हैं वीडियो पे गाइज। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये राजा हम सारे कर चुके थे गाइज। उसके बाद हमने देख लिया था आदि स्थान कहाँ पर था। तो आज हम पढ़ते हैं गाइज। देखिए, जो गढ़वाल है, ये गढ़वाल नाम क्यों पड़ा इतना तो हमें पता है, क्योंकि क्या हुआ था, अजय पाल ने 52 गढ़ों को जीत लिया था। अब सबसे पहले जानते हैं ये 52 गढ़ थे क्या। जब गढ़वाल राजवंश बना था गाइज, तो धीरे धीरे जब होता है, इनका एक राजा आता है अजय पाल, वो पूरे 52 के 52 गढ़ों को क्या कर लेता है, जीत लेता है। और उसके बाद वो पूरा का पूरा क्षेत्र गढ़वाल या गढ़पाल, ठीक है, ये कहलाता है, या गढ़ों का राजा, इस टाइप से। तो समझते हैं वो 52 गढ़ कौन थे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा गाइड, जैसे इस पर आप देख रहे हैं, वो बोल देगा गढ़वाल में कंडार जाति का गढ़ कौन सा था, तो कंडारगढ़ हो जाएगा। तो वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला गढ़ था चाँदपुर गढ़। यहाँ से तो स्टार्टिंग ही हुई थी, हमारे कनकपाल के द्वारा क्या गई थी, परमार राजवंश की स्थापना, यही वो गढ़ था। दूसरा गढ़ है गाइज कंडारगढ़, और ये कंडार जाति का गढ़ था। तीसरा देवलगढ़ था, जो राजा देवल थे उनका ये गढ़ था। चौथा किला की बात करूँ तो नागनाथगढ़, जो नागवंशी लोग थे वो यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे। अगला है पौलीगढ़, और ये बछवाड़ बिष्ट लोगों का गढ़ था। तो इम्पोर्टेंट है, पौलीगढ़ किसका गढ़ था, तो बछवाड़ बिष्ट लोगों का गढ़ था। अगला गढ़ है खाड़गढ़, और ये खाड़ी जाति का गढ़ था। नेक्स्ट है कल्याणगढ़। कल्याण ब्राह्मणों का जो गढ़ था वो कल्याणगढ़ कहलाता था। तो इम्पोर्टेंट है, ब्राह्मणों का गढ़ कौन सा था, तो कल्याणगढ़ ब्राह्मणों का गढ़ था। अगला है नागवंशी राजा का गढ़, नागवंशी राणा का गढ़ कौन सा था, तो बांगरगढ़ था। नेक्स्ट है कुलीगढ़, कौन सा था या किसका था, तो सजवाड़ों लोगों का था। फिर है भरपूरगढ़, ये भी सजवाड़ का था। कुजड़ागढ़, सजवाड़, ये तीनों गढ़ याद रखिएगा, कुइली, भरपूरगढ़, कुजड़ागढ़। गाइज मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये आपको कुछ अलग लग रहा होगा, बट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांसेस है, जो ब्रैकेट में है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने आपको बता दिया, नागवंशियों का गढ़ निम्न में से कौन था, या रैका गढ़ निम्न में से किन लोगों का था। तो आप देख सकते हैं, लोदगढ़ की बात आएगा तो लोदीगढ़, रैकागढ़ की बात आएगी तो ये रमौला लोगों का था, मुंगरागढ़ की बात आएगी तो रावत अथवा रौतेला लोगों का जो गढ़ होता था जहाँ वो रहते थे, उसे क्या बोला जाता था, मुंगरागढ़ बोला जाता था। तो ये हो गई गाइज हमारे 15 गढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट के साथ। नेक्स्ट गढ़ है ऊपूगढ़ या रैकागढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसका गढ़ था, चौहान का गढ़ था। जो चौहान लोगों का गढ़ था वो ऊपूगढ़ या रैकागढ़ कहलाता था। फ्रेंड्स, जो एक गढ़ था ये जो ये हमारे चौहान वाला गढ़ था, ठीक है, ये किसका था, कप्फू चौहान का गढ़ था। यहाँ का जो शासक था वो कप्फू चौहान था, याद रखिएगा। और इसका सेनापति था देबू, इसका सेनापति था। होता क्या है गाइज, जब हमारे अजय पाल जी 1515 में सारे गढ़ों को जीत लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या बुलाते हैं, ये सारे 52 गढ़ों के राजाओं को अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं। पर जो ऊपूगढ़ वाला जो ये शासक होता है कप्पू चौहान, ये क्या कर देता है, मना कर देता है वहाँ आने से। ठीक है, बोलता है मैं ऐसे किसी की भी, मतलब जब बुलाता है वो कहता है मैं ऐसे किसी की भीख को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा अपना गढ़ है, मैं अपने पास ही रहूँगा यहाँ पे। तो इस चीज़ पे इन दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध भी होता है, और इन दोनों के पवाड़े भी क्या हैं गाइज, बहुत विख्यात हैं। किस किस के, अजय पाल के और कप्पू चौहान के, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तारादत्त गैरोला जी ने उसको क्या किया है, लिखा है इन दोनों के बारे में। तो इतना याद रखिएगा, जो ऊपूगढ़ था वो कप्पू चौहान का था, और इसका जो सेनापति था वो कौन था, देबू था। नेक्स्ट गढ़ है मोलियागढ़, तो रमौला जाति का ही ये गढ़ था। साकरीगढ़ जो था ये राणा जाति के लोगों का था। चालागढ़ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, देहरादून में है। ठीक है, चालागढ़ कहाँ पर है, देहरादून में। फिर रामागढ़ राणा जाति का था। विराल्टागढ़ रावत लोगों का था। चौड़ागढ़ की बात करें तो ये चौंडाल जाति का गढ़ था। रामीगढ़ ये खाती जाति के लोगों का गढ़ था।
तोपगढ़ की बात करें अगर, तो जो तोप वालों का जो गढ़ था, ठीक है, जो तोप रखे थे उनका गढ़ तोपगढ़ कहलाता था। फिर है आपका श्रीगढ़, और ये किसका था, पडियार जाति का। ये सारी जातियाँ सुनी होंगी आपने, तो वो जो निवास करते थे उनका एक गढ़ बोल दिया जाता था उसे, ठीक है, तो वो श्रीगुरगढ़ था। लोहाबगढ़ की बात करें गाइज, तो लोहबान नेगी लोगों का ये गढ़ था। ऐसे ही बधाड़गढ़ बात करें तो बधाड़ जाति के लोगों का गढ़ बधाड़गढ़ कहलाता था। आगे हम पढ़ेंगे भी बधाड़गढ़ के युद्ध के बारे में, तो ये उसी गढ़ की बात चल रही है, जगह का नाम है। दसोलीगढ़ की बात करें तो मानवर राजा का जो गढ़ था वो दसोलीगढ़ था, ये भी याद रखिएगा, 28 इंपॉर्टेंट है। धौनियाल जाति के लोगों जहाँ निवास करते थे उसे क्या बोला जाता था, धौनागढ़ बोला जाता था। ऐसे ही 30वां गढ़ था गाइज लंगूरगढ़। तो ये हो गए 30। पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट गढ़ है गाइज बाघगढ़, और इसको क्या बोला गया, बाघगढ़। ये था आपके बागड़ी नेगी लोगों का। फिर आपका इंडियागढ़ है, और ये इडिया जाति लोगों का था। फिर आपका परासूगढ़ है। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं लोदनगढ़, रतनगढ़ धमादा जाति का था। गढ़कोटगढ़ बगड़वाल बिष्ट लोगों का था। गढ़तांगगढ़ भोटिया जाति का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भोटिया जाति का गढ़ निम्न में से कौन था, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो गढ़तांगगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका बनगढ़ है, भरदारगढ़ है। चौंदकोटगढ़ चौंदकोटी का लोगों का था। नयालगढ़ नयाल जाति के लोगों का था। अजमीरगढ़ पयाल जाति के लोगों का था। नेक्स्ट की बात करें गाइज, तो देखिए 43rd है सावलीगढ़, बदलपुरगढ़, संगेलागढ़, गुजड़ूगढ़, जौटगढ़, जौनपुरगढ़, चंपागढ़, कारागढ़, भुवनागढ़, कौड़ागढ़। ये किसका था, रावत जाति के लोगों का था। जब मैं MCQ सीरीज कराऊंगा तब यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपके समझ आएगा गाइज किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम में। तो ये हो गए गाइज हमारे पूरे के पूरे 52 गढ़। ये 52 गढ़ों के बारे में आप जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए हैं, वो तो आपको लर्न होनी चाहिए। बाकी 52 गढ़ एक बार अगर आप ऊपर से रख लेंगे तो वो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मुख्य राजाओं के बारे में। तो देखिए जो हमारे, मैंने पहले भी बोला था आपको, वास्तविक संस्थापक अजयपाल को माना जाता है। तो उससे पहले कुछ राजा थे हमारे जिनके बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो उनमें से जो पहले राजा आते हैं गाइज वो है हमारे सोनपाल, या जिन्हें कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है, सुवर्णपाल भी कहा जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से सुवर्णपाल भी इन्हें कहा गया है कहीं पर। राजा कौन थे अगर पूछता है तो 24वें नंबर के राजा थे। शासनकाल अलग अलग बुकों में अलग अलग है, बट एक माने तो 1243 से 1250 इनका शासनकाल माना जाता है। इनके टाइम पे एक चीज़ याद रखना गाइज, इन्होंने राजधानी भीलंग घाटी परिवर्तित की थी। अगर पूछे राजधानी भीलंग घाटी परिवर्तित किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, हमारे सोनपाल के द्वारा की गई थी। और ये सोनपाल कौन से नंबर के राजा थे, तो 24वें नंबर के राजा थे। नेक्स्ट राजा की अगर हम बात करें गाइज, तो हम पढ़ेंगे 28वें राजा के बारे में, ठीक है। बीच के राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिलती भी नहीं है। और अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो मैंने पिछली वीडियो में पूरे जितने राजा थे श्री बैकेट की सूची के अनुसार वो आपको दे दी है। तो उसमें आप देखेंगे जो 28वें जो राजा थे वो लखनदेव या लक्षणदेव कहलाते हैं। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। एक तो इनकी मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो पहले राजा जिनकी मुद्रा प्राप्त हुई तो वो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लखनदेव या लसणदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमार वंश के प्रथम राजा जिनकी ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई या जिनकी प्रथम बार मुद्रा प्राप्त हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनदेव। अब इस मुद्रा की बात करें गाइज, तो ये मुद्रा क्या है, 1.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है। डायामीटर का मतलब होता है ये क्या होगी, गोलाकार आकार की है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी क्या है त्रिज्या या व्यास, यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है वो आपकी 1.5 सेंटीमीटर है, ये बताया गया है। ये आपका ग्रुप या सी या ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा जो यूके PSC और यूके SSS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये पूछ सकता है। अब इसकी बात करें गाइज, तो इसके जो पृष्ठ भाग है, ठीक है, पीछे का भाग तो खाली है, उसमें कुछ नहीं लिखा गया है, बट जो आगे वाला भाग है उसमें लसनदेव लिखा गया है, लसनदेव। और अगर पूछे कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो नागरी लिपि में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या सर्वप्रथम जो मुद्रा प्राप्त हुई वो किसकी हुई, लखनदेव की प्राप्त हुई। उस मुद्रा का कौन सा भाग
खाली है तो पीछे वाला भाग खाली है। जो उसमें लिखा गया है लशन देव वो किस लिपि में लिखा गया है, तो नागरी लिपि में लिखा गया है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। देखिए मैंने लिखा हुआ है पूरा, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र राजा व स्वमुद्रा प्रचलित करने वाला राजा था, बता दिया मैंने। इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर नेक्स्ट राजा की बात करें गाइज, तो नेक्स्ट राजा हमारे आते हैं 29वें राजा, और ये थे अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, कौन थे? अनंतपाल द्वितीय 29वें नंबर के राजा थे। इनका अगर शासनकाल की बात करूं तो शासनकाल माना जाता है 1333 से लेके 1354 के बीच। अब इनकी बात करें गाइज, तो सबसे पहले ये उत्तराधिकारी किसके थे? तो लखन देव के ये उत्तराधिकारी थे। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले कौन शासन कर रहा था? हमारा लखन देव शासन कर रहा था। जैसे हमारी लखन देव की ताम्र मुद्रा मिली थी, ऐसे ही इनका शिलालेख मिला है। अब वो शिलालेख मिला कहाँ से है? शिलालेख का मतलब मैंने बताया होगा आपको पिछले आद्य ऐतिहासिक और प्राद्य ऐतिहासिक वीडियो में। शिला का मतलब होता है पत्थर, लेख का मतलब जो उस पर लिखा गया है। जो पत्थर पर अंकित लेख होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शिलालेख बोला जाता है। तो ये हमें मंदाकिनी घाटी धारसिल चमोली से प्राप्त हुआ है। किसका अभिलेख? अनंतपाल का अभिलेख। और गाइज कुछ इतिहासकारों ने लखनदेव व अनंतपाल द्वितीय को चंद्रवंशी राजा कहा है तथा इनका राज्य भीलंग घाटी बताया है। तो हमारे अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं किन दो के बारे में? लखनदेव और अनंतपाल के बारे में। इसीलिए मैंने इन दोनों का नाम रखा, क्योंकि अगर क्वेश्चन उसने घुमा के बनाना है तो ये बना सकता है परमार राजवंश के कौन से दो राजाओं को चंद राजवंशी राजा बताया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लखनदेव और अनंतपाल सेकंड। ये अनंतपाल सेकंड है गाइज, ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना हो गया हमारे अनंतपाल के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट राजा है हमारे, अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे अपने 34वें राजा में। ठीक है, और 34वें राजा कौन है हमारे? जगतपाल जी हैं। इनके शासन की बात करें तो 1442 से 1460 इनका शासनकाल माना जाता है। 460 करिएगा इसे। अब देखिए, जैसे पहली जो मुद्रा प्राप्त हुई थी वो हमारे लखनदेव थे, शिलालेख जिसका प्राप्त हुआ था वो अनंतपाल थे। ऐसे ही अगर आपसे पूछें प्रथम शासक जिसका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ तो वो कौन हो जाएगा? आपका जगतपाल हो जाएगा। ठीक है, तीनों राजा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। तो ताम्रपत्र किसका मिला? सर्वप्रथम जगतपाल जी का मिला। कौन से नंबर के राजा थे? 34वें नंबर के राजा थे। ये जो हमें ताम्रपत्र है कहाँ से मिला है? तो देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर से ये मिला है। ठीक है गाइज, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में ताम्रपत्र स्थित है। तो इतनी होगी जगतपाल के बारे में। यह आसल्य देव का उत्तराधिकारी था। तो 33वें नंबर के राजा थे वो कौन थे? हमारे आसल्य देव 33वें नंबर के राजा थे। फिर देखिए उसके बाद बात करूँ गाइज, तो 35वें नंबर के जो शासक आते हैं वो जीतपाल होते हैं। छोटा टाइम था इनका, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। और जो 36वें नंबर के राजा थे वो थे आनंदपाल। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट राजा, और वो हैं गाइज 37वें राजा। सबको पता होना चाहिए जो 37वें राजा थे वो हमारे कौन थे? अजयपाल जी थे। अलग अलग टाइम पे इनका शासनकाल अलग अलग बुक्स पे अलग अलग मानते हैं। कुछ इतिहासकार 1490 से 1519 मानते हैं। ठीक है, तो 1490 में इनका शासन हुआ था, 1519 में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पहला जो पॉइंट बनेगा, सबको पता है, अगर आपसे पूछे परमार राजवंश का संस्थापक कौन था तो आप जाएंगे कनकपाल पे। अगर आपसे पूछे परमार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अजयपाल। ठीक है, वास्तविक कहने का रीजन क्यों है मैंने बता दिया है, क्योंकि ये पहला राजा था। इसे आप सर्वाधिक शक्तिशाली भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने पूरे गढ़वाल को एकीकृत किया। जो बिखरे हुए थे 52 के 52 गढ़, उन सभी को विजित किया, और विजित करने के बाद एक सूत्र में उनको क्या कर दिया? बांध दिया। तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी इसीलिए कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो राजधानी परिवर्तन की थी इन्होंने, 2 बार मानी जाती है। ठीक है, एक बार तो ये ले गए थे चांदपुर गढ़ से देवलगढ़ ले गए थे। देवलगढ़ सबको पता होना चाहिए, पौड़ी में स्थित है। जो डेट मानी जाती है गाइज, कुछ इतिहासकारों ने 1493-94 में माना है इसे, और कुछ इतिहासकारों ने इसे 1506 में माना है। ठीक है, तो ये दोनों है। डेट वैसे आपसे पूछेगा नहीं, बट अगर पूछता है तो इन दोनों डेटों में से कोई एक डेट होगी।
अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर कब राजधानी परिवर्तित की गई, तो ये की गई थी 1517 में, और जो सेकंड इतिहासकार मानते हैं वो मानते हैं 1512 में। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखिएगा। तीसरी बात करें इनकी इम्पोर्टेंट, तो महान निर्माता और दैदप्तिमान नक्षत्र राजा थे। ठीक है, महान निर्माता क्यों थे, क्योंकि इन्होंने बहुत से निर्माण कार्य किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, और जो आपका राजराजेश्वरी मंदिर है उसका निर्माण भी इन्होंने ही किया था देवलगढ़ में। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, महान निर्माता और दैदप्तिमान नक्षत्र राजा बोला जाता है। तो देखिए, देवलगढ़ में राजभवन बनाया था। ठीक है, देवलगढ़ में इन्होंने क्या बनाया, राजभवन या राजप्रसाद भी कह सकते हैं आप इसे। और इस राजप्रसाद में गाइज इन्होंने अपनी जो कुलदेवी थी, इनकी कुलदेवी कौन थी, मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में आपको, राजराजेश्वरी देवी, उसकी क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं, राजराजेश्वरी। ठीक है, वहाँ उस राजराजेश्वरी माता को लाते हैं और वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा कर देते हैं। कहाँ पर करते हैं, देवलगढ़ में करते हैं। ठीक है, देवलगढ़ अगर बात करूँ गाइस तो श्रीनगर से 8 या 9 मील के अंदर एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर ये स्थित है। और दूसरी बात, तब वहाँ पर देवलगढ़ में गोरखनाथ संतों का क्या था, डेरा था, गोरखनाथ संप्रदाय के लोग रहते थे। तो देखिए, गोरखनाथ पंथ के स्वामी या सन्यासी संतनाथ का निवास स्थान देवलगढ़ में ही था। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, जो संतनाथ थे वो किस संप्रदाय के थे, तो गोरखनाथ संप्रदाय के थे। उनका निवास स्थान कहाँ था, तो निवास स्थान कहाँ था, देवलगढ़ में उनका निवास स्थान माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, इसने कई मंदिरों, अब इसने, मैंने बोला ना ये क्या था, महान निर्माता था, तो इसने सत्यनाथ मंदिर, भैरव गोरना ये ऐसे होगा गाइज, गोरना मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राजभवन, सभा मंडप, इन सभी का क्या किया, इसने जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, और अगर और बात करें मंदिर बनाए कौन कौन से इसने, तो श्रीनगर में राजप्रसाद, जो कि मैंने आपको बता दिया राजराजेश्वरी वाला, कालिका देवी मठ का निर्माण किया, तथा बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आरंभ कराया। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो पुनः किसने आरंभ कराया, तो वो अजयपाल ने ही आरंभ करवाया था। अजयपाल को मानोदय काव्य, जो अब आपको पता होगा मानोदय काव्य क्या है, रचना है ना, जो कि किसके द्वारा की गई है, मुनि भरत के द्वारा की गई है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया। तो इसमें जो अजयपाल है उनको भरत कवि के द्वारा कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र के साथ इनकी क्या की गई है, तुलना की गई है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा गाइस, देखिए, किस कवि ने अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है, तो किसने की है, भरत कवि ने की है। किस ग्रंथ में की है, तो मानोदय काव्य में की है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, तो देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक महान से भी की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजयपाल की तुलना किसके साथ की गई है, तो अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक के साथ की गई है। तो उसका रीजन क्या है गाइस, देखो जो तुलना करी गई है, जैसे हमारे जो सम्राट अशोक थे, कलिंग के युद्ध के बाद इनका क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है, फिर ये युद्ध छोड़ देते हैं। सेम हमारा होता है अजयपाल के साथ, जैसे ही ये 1515 में सारे गणों को विजित करते हैं, ये फिर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद ये गोरख संप्रदाय को क्या कर लेते हैं, गोरखानाथ संप्रदाय को समर्पित हो जाते हैं या उसको अपना लेते हैं। तो सेम चीज़ें हुई थी जैसे अशोक ने किया था युद्ध के बाद, सेम इन्होंने 52 गढ़ जीते, युद्ध किए सारे, उसके बाद इनका भी हृदय परिवर्तित हो गया, इन्होंने गोरखनाथ संप्रदाय को अपना लिया। इसीलिए जो इनकी तुलना है वो कुछ कवि किसके साथ करते हैं, अशोक महान के साथ करते हैं। 52 गढ़ जीतने के बाद गढ़वाल को गढ़पाल देश या गढ़राज्य गढ़पाल बोला गया। ठीक है, तब इसको क्या बोला जाता था, गढ़वाल या गढ़पाल। गढ़पाल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब इसके इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जब मैं मौलाराम आपको पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। 1500 जब 15 था तब इसे गढ़पाल बोला गया था, बट 1815 में सर्वप्रथम जो मौलाराम जी हैं वो इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए गढ़वाल शब्द का प्रयुक्त करते हैं। आई थिंक कि अभी हाल में ही एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा गया था कि गढ़वाल शब्द कब प्रयुक्त में आया, कब आया, तो 1815 में। किसके द्वारा नाम लाया गया, तो ये मौलाराम जी ने सर्वप्रथम इसे बोला था। ठीक है,
जब हमारे अजयपाल जी ने जीता था तब इसे गढ़पाल बोला जाता था, मतलब गढ़ों का रखवाला, 1515 में। नेक्स्ट है, अजयपाल के समकालीन चंद राजवंश में कीर्ति चंद था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से गाइज स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, समकालीन वाले क्वेश्चन बनने होंगे। बस तीनों आपको समकालीन बताऊंगा, चंद और, क्योंकि देखिए चंद में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने तब ना चंद पढ़ रहे थे, आप तब चंद पढ़ रहे थे, परमार आपने पढ़ा नहीं था। बट अब आप क्या कर चुके हो, चंद राजवंश पढ़ चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए चंद राजवंश का शासक कौन था, उसने क्या क्या किया था। तो परमार में अब हम साथ साथ क्या पढ़ेंगे, दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। और तीसरा समकालीन जो अब पूछने लगा है वो दिल्ली सल्तनत में भी आपसे पूछता है, ठीक है। मुगल आएंगे तो मुगल और उनमें कौन समकालीन था। तो अगर चंदों की बात करूं तो चंद राजवंश में कीर्ति चंद और अजयपाल एक दूसरे के क्या थे, समकालीन थे। और इनके बीच एक युद्ध हुआ था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं 1491-92 के बीच में। तो वहीं से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। नेक्स्ट बात करूँ गाइज, तो इसने मापतोल का मानकीकरण किया, ठीक है। मापतोल का मानकीकरण में इसने क्या किया, एक प्रथा चलाई जिसे धूली पाता कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी आया हुआ है। धूली पाथा प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, तो धूली पाथा प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी, अजयपाल के द्वारा चलाई गई थी। या क्वेश्चन क्या पूछेगा, धूली पाथा क्या था, तो धूली पाथा गाइज एक टाइप का पैमाना था, ठीक है, जिसे देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल का धर्मपाथा कहा गया है। अजयपाल का धर्मपाथा किसे कहा गया है, तो धूली पाता एक प्रथा थी जिसे कहा गया है। किस में कहा गया है, देवलगढ़ शिलालेख से हमें ये पता चलता है। तो गाइज एक याद रखिएगा, ये जो पैमाना है, एक पाथा बराबर जो होता है वो 4 माणा या 2 kg के इक्वल होता है। अगर आपने घरों में देखा होगा अभी तो एक इस टाइप से, ठीक है, ये देखा होगा, तो ये होता है जिससे घरों में अभी भी पुराने घरों में चावल वावल टाइप बनाते हैं, तो ये माणा कहते हैं। 2 मान डाल दो, 3 माने, तो वही है, ठीक है। एक माना जो होता है, एक पाथा जो होता है वो 4 माने के इक्वल होता है, और जो 4 माने होते हैं वो 2 kg के इक्वल होते हैं, तो ये याद रखिएगा। और अगर बात करें गाइज हमारे अजयपाल जी के बारे में, तो देखिए अजयपाल धर्म सहिष्णु नरेश व गोरखनाथ पंथ संप्रदाय का अनुयायी था। ये मैंने बता दिया आपको। एक तो धर्म सहिष्णु था, मतलब धर्म को मानता था। दूसरा कौन से संप्रदाय का था, तो गोरखनाथ पंथ संप्रदाय को ये मानता था या फॉलो करता था। क्यों करता था, क्योंकि गढ़ों, इसने क्या किया था, 52 गढ़ों को विजिट किया। उसके बाद इसका हृदय परिवर्तित हुआ, जिसकी वजह से इसकी तुलना सम्राट अशोक से की गई, और वहाँ से इसने अपनाया था किसको, गोरखनाथ पंथ को। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है गाइज कि अजयपाल ने गोरखनाथ पंथ किसके बाद अपनाया, तो 52 गढ़ों को जीतने के बाद 1515 के बाद इसने क्या किया, गोरखनाथ पंथ को अपनाया होगा, हम ये कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, गोरखनाथ पंथ के प्रसिद्ध अनुयायी भर्तृहरि, गोपीचंद एवं अजयपाल के समक्ष रखा गया है। मतलब क्या था गाइज, देखो जो गोरखनाथ पंथ के प्रसिद्ध अनुयायी थे, एक तो भर्तृहरि थे, गोपीचंद थे, तीसरा इन्हीं की श्रेणी में, ये तो महान थे ही, जो क्या मानते थे, प्योरली गोरखनाथ पंथ संप्रदाय को मानते थे, और साथ में अजयपाल को भी इसके साथ जोड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अजयपाल की जो उपाधि थी, मतलब उनका जो स्थान था वो गोरखनाथ संप्रदाय में क्या था, बहुत उच्च था। अगला है, अजयपाल की गणना गोरखनाथ सिद्धों के में की जाती है। जो गोरखनाथ के सिद्ध होते थे गाइस, ठीक है, जो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त कर लेते थे, उनकी तुलना किसके साथ की जाती है, अजयपाल के साथ की जाती है, जिसके 84 सिद्ध थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरखनाथ पंथ या संप्रदाय के कितने सिद्ध थे, तो टोटल कितने सिद्ध हुए थे, 84 सिद्ध हुए थे। और गाइज ये किस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है, किस ग्रंथ से पता चलता है, तो याद रखिएगा जो हमारे गोरखनाथ सिद्ध पंथ संप्रदाय के 84 सिद्ध थे, ये बात हमें पता चलती है नवनाथ कथा तथा स्तवांजलि पुस्तक से या ग्रंथ से। इन पुस्तकों में बताया गया है कि जो गोरखनाथ पंथ थे उनके कितने सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे। नेक्स्ट है, अजयपाल को गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज नामक पुस्तक, इम्पोर्टेंट है। देखिए, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज एक पुस्तक है जो कि जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ने लिखा है कि
गोरखनाथ पंथियों के 10 समुदाय में से एक समुदाय का संस्थापक बताया है। देखिए जो गोरखनाथ संप्रदाय था उसके कितने समुदाय थे, 10 समुदाय थे। उन 10 समुदाय में से एक समुदाय का जो संस्थापक माना जाता है वो हमारे अजयपाल को माना जाता है। किस में माना जाता है, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। ये एक पुस्तक है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिक्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें गाइज, तो अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पद्मासन मुद्रा में किस परमार वंश का चित्र प्राप्त हुआ है, तो अजयपाल का प्राप्त हुआ है। ये देवलगढ़ में विष्णु मंदिर की दाहिनी ओर दीवार पर स्थित है। और गाइज अगर इस चित्र की हम बात करें तो इसमें इन्होंने कानों में कुंडल पहने हैं। ठीक है, कानों में इनके कुंडल हैं और साथ में जो सिर है, सिर पर क्या है, पगड़ी पहनी हुई है। और उसके ठीक है बाईं ओर लिखा हुआ है अजयपाल की धर्म पाथो भंडारी करो को। तो ये बस ये याद नहीं है, ये याद रखिएगा जो पद्मासन मुद्रा जो मिली है वो अजयपाल जी की मिली है। कहाँ पर मिली है, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के दाहिनी दीवार पर मिली है। एक क्वेश्चन और बचेगा गाइज जो कि इसमें मैंने नहीं किया है, याद रखिएगा। सरौला ब्राह्मणों की प्रथा, सरौला ब्राह्मणों की प्रथा किसने चलाई, तो सरौला ब्राह्मणों की जो प्रथा थी वो भी हमारे अजयपाल जी के द्वारा ही क्या की गई थी, चलाई गई थी। ठीक है, अब ये सरौला ब्राह्मण थे क्या, आपने देखा होगा हमारे वहाँ क्या है, पूजा करने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये कर्म कांड करते हैं वो अलग ब्राह्मण होते हैं। ऐसे ही भात पकाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनको क्या बोला जाता था, सरौला ब्राह्मण बोला जाता था। तो जो ये प्रथा चलाई गई थी ये किसके द्वारा चलाई गई थी, हमारे अजयपाल जी के द्वारा चलाई गई थी, जो कि 37वें नंबर के क्या थे, राजा थे। तो गाइज इतना हो गया हमारे अजयपाल के बारे में। अब हम इससे आगे के जो राजा होंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ गाइज फिजिक्स केमिस्ट्री की जो वीडियो सीरीज है वो हमारी है चल रही है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं MCQ की फॉर्म में, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है गाइज, मैथ्स एंड रीजनिंग, तो उसका एक अलग से चैनल बनाया हुआ है जो कि है मैथ्स मैजिक, जिसमें हमने क्या कर रहे हैं, पहले मैथ्स की कैलकुलेशन कैसे इजी की जाए वो, और साथ में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है। मिलते हैं गाइज न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।